हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। उत्तर प्रदेश जो यूपीपीएससी है, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करवाए जा रहे हैं आपको। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करवाए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप myupsc.com पे जाके चेक कर लीजिए, वहाँ में अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और भी आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डिस्कस उस पर कर लिया जाएगा। लेट्स बिगिन द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही के समय में सुबनसिरी नदी पर बिजली परियोजना का तीव्र विरोध किया गया है। यह किस राज्य की नदी है? सुबनसिरी रिवर की बात हो रही है। सुबनसिरी रिवर ये कौन से स्टेट में है? यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है, उसका अपोज किया है लोगों ने। तो ये कहाँ पे है? देखिए, सुबनसिरी रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसकी सबसे बड़ी ये सहायक रिवर सुबनसिरी रिवर, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको ब्रह्मपुत्र रिवर की राइट ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज आने वाले टेस्ट में करवा लिया जाएगा। देखिए, सुबनसिरी जो रिवर है इसको गोल्ड रिवर या स्वर्ण रिवर भी बोलते हैं। इसको गोल्ड रिवर या स्वर्ण रिवर भी बोलते हैं इसको। ये कहाँ से निकलती है? तिब्बतियन प्लेट्यू से निकलती है, तिब्बत के पठार से। और ये अरुणाचल प्रदेश में जो मीरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इंडिया में प्रवेश करती है। यह अरुणाचल में भी है, और ये जो इस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है ये आसाम में है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, आसाम। अगर बात की जाए कि ये परियोजना कहाँ है तो आसाम, लेकिन ये किस राज्य की रिवर है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक रिवर है, तिब्बत के प्लेट्यू से निकलती है, और ज़्यादातर ये अरुणाचल प्रदेश की है। राज्य का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर आएगा सी। अगर आपसे पूछा जाए कि सुबनसिरी रिवर पे जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है उसका विरोध हो रहा है, वो कहाँ पे है? तो आसाम। और ये किस राज्य की नदी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की नदी है। आसाम में विरोध हो रहा है क्योंकि आसाम में ये बन रहा है। ये एक्चुअली एक ग्रेविटी डैम है। हाल ही में भारत के किस उत्पाद राज्य के दो उत्पादों हाथी मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसको हम बोलते हैं जीआई टैग, ये प्रदान किया गया है? ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं ये कौन से स्टेट के हैं? देखिए, ये जो हाथी मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज है, ये आपने सुना होगा लास्ट 15 ईयर से एक फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल दिसंबर में, उसको बोलते हैं ऑरेंज फेस्टिवल। ये ऑरेंज फेस्ट कहाँ मनाया जाता है हर साल दिसंबर में? ये मनाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर में ये मनाया जाता है। ये दोनों जो प्रोडक्ट जिनको जीआई टैग मिला है अभी रिसेंटली, ये मणिपुर के हैं। फाइव आइज खुफिया साझाकरण गठबंधन है। इस गठबंधन में कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए, आपने सुना होगा थोड़े टाइम पहले कि न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम थी वो पाकिस्तान दौरे पे थी, और न्यूजीलैंड ने मैच से, जिस दिन मैच था उस दिन मॉर्निंग में है जो मैच को कैंसिल कर लिया, और वो लोग न्यूजीलैंड की टीम न्यूजीलैंड चली गई थी, बीच में मैच छोड़ के वो सीरीज रद्द कर दी थी और वो चले गए थे। बाद में न्यूजीलैंड ने कहा कि वो सिक्योरिटी इश्यू था, उनके प्लेयर्स को थ्रेट थी, सिक्योरिटी इश्यू था,
जिसकी वजह से चले गए थे। तो न्यूजीलैंड को वो जो इनपुट मिले थे सिक्योरिटी थ्रेट के, वो फाइव आइज से ही मिले थे। ये जो फाइव आइज है, ये खुफिया एक गठबंधन है, एक एक्चुअली इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है। ये इसी ने इनपुट दिया था कि भाई ऐसा है, इसलिए न्यूजीलैंड की टीम चली गई थी। हालांकि पाकिस्तान ने कहा ये इंडिया स्पॉन्सर है, और कोई एक इंडियन कोई टिकटॉकर था जिसका बता दिया कि इसने किया है कुछ, तो पाकिस्तान कुछ ही बोलता है। इसमें जो ये जो इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है, इसमें 5 देश हैं, इसीलिए इसको फाइव आइज बोला जाता है। ये 5 देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, देन कनाडा, एंड कनाडा के बाद न्यूजीलैंड एंड यूएसए। सो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूएसए, ये इस फाइव आइज के हैं। अब ऑप्शन की बात करते हैं। सो जापान फाइव आइज का मेंबर नहीं है। ये फाइव आइज है जो इस कनाडा को काफ़ी टाइम से बोल रहा था, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इनके उसके लिए, लेकिन कनाडा ने उसको सीरियस नहीं लिया। इंडिया में जब ये फार्मर्स का मूवमेंट हुआ था, जब कनाडा का ये जो जस्टिन ट्रूडो है, ये कह रहे थे कि भाई राइट टू स्पीच है, हाँ ठीक है राइट टू स्पीच है, लेकिन अब कनाडा में ये हालात है कि इमरजेंसी लगा दी है वहाँ पे। अब लोगों के राइट टू स्पीच कनाडा के वहाँ के गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो ये सब इनका एजेंडा होता है। उस टाइम इलेक्शन थे, जो सिख कम्युनिटी है कनाडा में काफ़ी है, उनको सपोर्ट करने के लिए ये ऐसे बयान दे रहे थे। मैग्ना पोर्थ ओरिजा नामक फंगस के कारण होने वाला ब्लास्ट रोग किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? ये एक रोग है, ये एक्चुअली एक फंगस है। इसकी वजह से जो रोग होता है वो किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? सो ये जो धान की फसल का ब्लास्ट रोग है, मैग्ना पोर्थ ओरिजा, इस फंगस की वजह से होता है ये धान की फसल में। ये जो धान के पौधे हैं उनको जमीन के ऊपर का जो हिस्सा होता है उस सभी को ये इफेक्ट करता है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा चावल। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ये कहाँ पे? देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको जो हिमालय की जो रेंजेज हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, इस तरीके से जो है उत्तराखंड में, जहाँ भी जो भी हिमालयन स्टेट है, हिमालय की कौन सी रेंज वहाँ से निकल रही है, उस रेंज को क्या बोलते हैं, कौन से स्टेट्स उस रेंज में हैं, ये आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ये जो पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल श्रेणी, ये कहाँ पे है? ये इनर हिमालयाज में है। इनर हिमालयाज की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है। और उसके बाद ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें है ये रेंज। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। बी इसका करेक्ट आंसर होगा, पीर पंजाल रेंज यहाँ पे। इसकी हाइट कितनी है पीर पंजाल रेंज की? अप्रोक्सीमेट 1400 टू 4100 मीटर के बीच में है इसकी हाइट है जो। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। एक क्वेश्चन 100% आप ये मान के चलिए ये आपके एग्जाम में आएगा कि ये जो एनर्जी कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक, या डीसी टू एसी, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आता है और आएगा। तो आप ये पढ़ लीजिएगा इसको कि कौन सी एनर्जी किससे कन्वर्ट होती है।
ये जो साउंड एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज बाय माइक्रोफोन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए माइक्रोफोन होगा। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? ये जो जूनो मिशन है नासा का, ये किससे एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है? जूनो मिशन, नासा ने जो जूनो मिशन शुरू किया है ये किस बारे में किया है? जूनो मिशन इज एसोसिएटेड विथ जुपिटर, जूनो विथ जुपिटर, ये आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति ग्रह से संबंधित है नासा का जो जूनो मिशन है। प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ये जो टेक्नोलॉजी मिशन है, प्रौद्योगिकी मिशन, इसमें क्या शामिल है इनमें से? टेक्नोलॉजी जो मिशन है ये किससे रिलेटेड है? ये वेजिटेबल से संबंधित है टेक्नोलॉजी मिशन, सब्जियां। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए आप नीचे लिंक अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसका पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा वहाँ पे। हाल ही में भारत में तेल रिफाइनरियों के लिए प्रथम रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? जो ऑयल रिफाइनरीज है उनके लिए रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम पहली बार किस कंपनी ने लॉन्च किया है? जो ऑयल रिफाइनरीज हैं इनके लिए जो रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है ये आईओसी ने लॉन्च किया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली, और ये देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। और ये कहाँ पे लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है हैदराबाद में। जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, ये आईएफएससी कहाँ पे है? फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ये जो स्थापित किया गया है गुजरात में किया है, गांधीनगर में, गांधीनगर गुजरात। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं मैच कर रहा है? इनमें से कौन सा सही मैचिंग नहीं है वो देखते हैं, करेक्ट कौन सा नहीं है इसमें से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सही है इसका। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? ये सेल है, SAIL सेल। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। मैकॉन लिमिटेड, ये मैकॉन लिमिटेड का रांची में है, ये भी सही है। हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इसका कोलकाता में है, ये सही है। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड बोकारो, ये सही नहीं है, क्योंकि जो फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड है ये छत्तीसगढ़ में है लेकिन बोकारो में नहीं है। ये कहाँ पे है? इट इज़ इन भिलाई, ये भिलाई में है। ये इनकरेक्ट है। एक क्वेश्चन आपके इस तरीके का पूछा जाता है हेडक्वार्टर से रिलेटेड, इसलिए ये क्वेश्चन जितने पॉसिबल है कवर कर रहे हैं आपके लिए। आपको जो भी फीडबैक हो जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि और कोई इम्प्रूवमेंट या और भी जो भी कोई आपके क्वेरीज है उनको कवर कर सके। नादिर शाह के भारत आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मुगल राजा कौन था जब नादिर शाह ने भारत पे अटैक किया था? देखिए नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था 1737 ईस्वी में। और उस समय दिल्ली का जो मुगल राजा था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह
रंगीला, ये उस टाइम दिल्ली के राजा थे। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1946 के कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की अलग देश की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार क्यों किया? देखिए, मुस्लिम लीग ने जो पार्टी थी 1946 में अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी, उसको रिजेक्ट कर दिया था, खारिज कर दिया था। क्यों कर दिया था कैबिनेट मिशन ने? क्योंकि कैबिनेट मिशन का जो विचार था वो ये था कि अलग देश में गैर मुस्लिमों की काफ़ी सारी जनसंख्या रह जाएगी और भारत में भी काफ़ी संख्या में मुस्लिम रह जाएंगे। इसलिए कैबिनेट मिशन ने ये खारिज कर दिया था अलग देश पाकिस्तान बनाने की मांग को, क्योंकि अगर पाकिस्तान बना तो वहाँ पे भी बहुत सारी माइनॉरिटीज़ रहती है। अब तो खैर नहीं है, जब देश आज़ाद हुआ था अप्रोक्सीमेट 20% माइनॉरिटी थी पाकिस्तान में, जो अभी 2 to 3% या 2 to 5% मैक्सिमम इतनी रह गई है। जबकि इंडिया जब बना था उस टाइम पे इंडिया में जो माइनॉरिटी थी वो बढ़ी है, पाकिस्तान में घटी है। और यही डर कैबिनेट मिशन को था, इसलिए खारिज कर दिया था 1946 में, लेकिन बाद में 47 में माना गया। और जो कैबिनेट मिशन था उसने विशेष तौर पे जो सबसे बड़ा रीज़न बताया था इसको खारिज करने का, वो बताया था पाकिस्तान में जो सिख कम्युनिटी है उसके साथ जस्टिस नहीं होगा, उसके साथ अन्याय होगा, सिखों का था स्पेशली। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। सिक्सटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें 1988 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से 18 कर दी गई। वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में है? देखिए, जो 18 ईयर है, 18 साल जो वोट डालने की आयु है, ये की थी 21 से 18 कब हुई थी? 1988 में। ये ध्यान रखना आपको, 61वें समय ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन, उसमें किया था ये। एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब वयस्क मताधिकार की जो एज है किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 326। 326 में एडल्ट सफरेज, एज ऑफ एडल्ट सफरेज ये मेंशन है। सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो सबसे कम रहा है? सबसे कम किस राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा है? देखिए, जो वीवी गिरी हैं, वीवी गिरी एक्चुअली एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं 78 डेज। बाकी सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब रहे हैं? राधाकृष्णन रहे हैं 1962 से और 67 तक, 5 ईयर। जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन रहे हैं ये मई 67 से, ये रहे हैं अप्रोक्सीमेट 2 साल के लगभग रहे हैं। जाकिर हुसैन की बात करें तो ये मई 1967 से और मई 1969 तक रहे हैं ये, 13 मई से और 3 मई तक। सो ये 1 साल और 355 दिन, 1 ईयर और 355 डेज रहे हैं ये। अदरवाइज वीवी गिरी हैं, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं। और एक बार जब ये प्रेसिडेंट बने हैं वीवी गिरी, उस टाइम पे वीवी गिरी कितने रहे हैं? 5 ईयर रहे हैं पूरे। वीवी गिरी कब बने थे प्रेसिडेंट? ये बने थे 69 से 74,
69 से और 74 रहे हैं ये, जब पूरे 5 साल रहे हैं। और बी डी जट्टी, ये बी डी जट्टी है, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं। ये कब रहे हैं? 1977 से, और ये जुलाई 77 तक, अप्रोक्सीमेट 164 डेज तक ही रहे हैं ये। सो बात हो रही है प्रेसिडेंट की, एक्टिंग प्रेसिडेंट की नहीं हो रही है बात। सो आप देखिएगा एक बार और डिटेल में। प्रेसिडेंट की बात करें तो इसमें ये आपके सामने ऑप्शन है, जाकिर हुसैन इसका आंसर आएगा, बी करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नहर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है? देखिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है वो है स्वेज नहर। जो स्वेज नहर है ये इसका करेक्ट आंसर है। स्वेज नहर क्या करती है? ये जोड़ती है रेड सी को, किससे जोड़ती है? मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। इसकी जो टोटल लेंथ है अप्रोक्सीमेट 193 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। इसमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है वो चूज करना है। इनकरेक्ट पेयर की बात हो रही है। जो 38th पैरेलल लाइन है नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया को जोड़ती है, या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच है ये 38th पैरेलल, ये सही है। जो सीएग फ्रॉड रेखा है, सीएग फ्रॉड रेखा ये जर्मनी और फ्रांस को इंगित करती है, ये सही है। मैग्नीनोट है, मैग्नीनोट फ्रांस और जर्मनी, ये सही है। जैसे हमारे नहीं है 6 डिग्री पैरेलल, 8 डिग्री पैरेलल, 9 डिग्री पैरेलल, इस तरीके से ये रेखाएं हैं। जो 49 पैरेलल है 49वीं समानांतर, ये अमेरिका और मैक्सिको, ये गलत है। ये अमेरिका और मैक्सिको नहीं है। देखिए अभी वहाँ पे ये जो लाइन है इसी के समानांतर ये वो जगह है जहाँ पे ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं। अब तो खैर इमरजेंसी लगा दी है कनाडा में, लेकिन ये इनकरेक्ट है बिकॉज ये जो 49th पैरेलल है ये अमेरिका और मैक्सिको नहीं है, इट इज़ अमेरिका एंड कनाडा। ये आपको ध्यान रखना है। और भी जो पैरेलल लाइंस है कवर कर लेंगे आने वाले टेस्ट में, कोई टॉपिक आपका बचेगा नहीं जनरल स्टडीज का। सद्दाम बीच किस राज्य में स्थित है? सद्दाम बीच कौन से स्टेट में है? सद्दाम बीच है ये केरला में है। सद्दाम बीच केरला में कहाँ पे है? ये मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट है, केरला में मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे है ये। और इसका नाम सद्दाम बीच कब रखा गया था? जब जो खाड़ी युद्ध हुए थे उस टाइम पे जो इराक का प्रेसिडेंट था सद्दाम हुसैन, उसके नाम पे रखा था केरला में ये। 1991 में जो खाड़ी युद्ध हुए थे उस टाइम पे ये केरला में है। द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है इनमें से? तो देखिए मस्तिष्क है बहुत सारे काम करता है। थिंक, सोचने के लिए, आपकी जो हार्ट रेट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, बॉडी के बैलेंस के लिए, या सभी के लिए? डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सभी के लिए ब्रेन रेस्पॉन्सिबल है। रिफेम्पिसिन ये जो ड्रग है ये किस रोग में प्रयुक्त होती है? रिफेम्पिसिन नामक जो ये दवा है ये
कौन सी बीमारी के लिए है, ये आपको लगभग लगभग पढ़ा होगा। ये टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए ये यूज में ली जाती है, रिफेम्पिसिन। इनमें से कौन सी जोड़ी सही है, करेक्ट कौन सा है? देखिए इसमें से जो करेक्ट है, एपिकल्चर एंड बी, ये करेक्ट है। देश की राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा निकाय करता है? जो नेशनल इनकम ऑफ कंट्री है उसकी कैलकुलेशन इनमें से कौन सी बॉडी करती है? जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस, ये नेशनल इनकम ऑफ जो कंट्री है उसको कैलकुलेट करता है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? जो हवाला ट्रांजैक्शन है वो इलीगल है, ये कौन से अधिनियम के अंतर्गत इलीगल है, बंद है? देखिए आपने सुना होगा, अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी चल रही थी थोड़े टाइम पहले इसकी सुनवाई, इससे रिलेटेड ही था, डायरेक्ट तो नहीं था। ये जो बंद है फेमा, फेमा सुना होगा आपने, नहीं तो इसको पढ़ना थोड़ा सा, क्या है, कब बना है ये। फेमा है फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट। सो बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, इसके अंतर्गत ही भारत में हवाला का जो लेन देन है बंद है। और ये कब बना था फेमा? ये बना है दिसंबर 1999 को। देखिए करप्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के टाइम पे ही की गई है, दिसंबर 1999। एक्स शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है? ये जो एक्स शक्ति है ये भारत और फ्रांस के बीच में द्विवार्षिक किया जाता है, एक्स शक्ति। और ये अभी हुआ था नवंबर 2021 में हुआ था, इसका 6th एडिशन हुआ था इसका। द्विवार्षिक है, आपको ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली चर्चा में रहे आचार्य कृपलानी की जयंती कब मनाई जाती है? आचार्य कृपलानी की जयंती अभी देखिए रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने आचार्य कृपलानी की जयंती पे ये ट्रिब्यूट किया इनको। वो आचार्य कृपलानी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, पॉलिटिशियन थे, एजुकेशनिस्ट भी थे। और जो उनका जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? जीवत राम भगवान दास कृपलानी। लेकिन आम लोगों के बीच में जैसे महात्मा गांधी, गांधी जी का महात्मा गांधी से फेमस थे, वैसे ये आम लोगों के बीच में आचार्य कृपलानी के नाम से जाने जाते थे। ये कुछ टाइम के लिए जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके प्रेसिडेंट यही थे। इनकी एक जो आत्मकथा है वो भी रिलीज हुई थी 2004 में। उसका जो टाइटल था माई टाइम्स, आचार्य कृपलानी की आत्मकथा पे लिखी है ये बुक, वो रिलीज हुई थी। अभी रिसेंटली ये चर्चा में थे। इनकी जयंती मनाई जाती है 11 नवंबर को। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बन गया? देखिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसके बारे में पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं और इसके बारे में आप भी पढ़िएगा। इसकी स्थापना की थी पेरिस एग्रीमेंट, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसमें 2015 में, उस टाइम पे इसकी स्थापना की थी। कब? जब यूनाइटेड नेशंस का ये COP21 हुआ था उसमें इसकी स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर अभी गुड़गांव में है, हरियाणा में। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, आपने देखा होगा। अभी जो COP26 हुआ था, COP26
COP26 में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उन्होंने यही बोला था, वन सन वन वर्ल्ड वन नरेंद्र मोदी, इस तरीके से कुछ उन्होंने शुरुआत की थी जो उसमें अपना प्रेजेंटेशन था उसकी। सो इसमें 101वां देश जो अभी बना है वो यूएसए शामिल हुआ है। देखिए ये कितने हिपोक्रेट, ये कितने कैसे लोग कंट्रीज हैं, ये अपने देश का देखते हैं सबसे पहले। इंडिया इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी उतना पोल्यूशन नहीं करता जितना चाइना और अमेरिका करते हैं, लेकिन जब ये पोल्यूशन कंट्रोल की बात आती है तो ये जो डेवलप्ड कंट्री है बिल्कुल भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। अमेरिका अब जाके जब 100 लोग इसमें शामिल हो गए, जब अमेरिका बना है, इसमें शामिल हुआ है। और जब बात होती है तो ग्रेटा थनबर्गर, ये बाकी बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो खड़े हो जाते हैं तख्तियाँ ले लेके और सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं कि यही दुनिया में पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि पोल्यूशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। प्रोपागेंडा फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं लोग। जबकि इंडिया ने पहले भी बहुत बार प्रपोजल दिया है अमेरिका को कि भाई आप इसमें शामिल होइए, ताकि आपके जो मित्र देश हैं जो ये वेट कर रहे हैं कि अमेरिका इसमें शामिल होगा जब हम शामिल होंगे, लेकिन अमेरिका ने नहीं मानी और अब उसके कुछ इंटरेस्ट है उस वजह से इसमें शामिल हो गया है। हाल ही में किस क्षेत्रीय संगठन ने अपना इंडो पैसिफिक प्लान लॉन्च किया है? जो इंडो पैसिफिक प्लान लॉन्च किया है अभी, ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसकी सुरक्षा, स्टेबिलिटी, इसके लिए जो जितने भी इफेक्टिव कंट्रीज हैं जो इस संगठन में जिनका रुचि है इंडो पैसिफिक में, उन्होंने ये शुरू किया है। लेकिन अभी जो लॉन्च किया है ये यूरोपियन संघ ने किया है, यूरोपियन यूनियन ने इंडो पैसिफिक प्लान लॉन्च किया अभी रिसेंटली। देखिए ये सबकी वजह, यूरोप अब इसमें क्यों आया है, पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि यूरोप में यूएसए का इंटरेस्ट हो गया इधर। यूएसए क्या कर रहा है, उसकी ताइवान पॉलिसी को एड्रेस करने के लिए, ताइवान ट्रेड डील के लिए ये सब कर रहा है। ज़्यादातर वर्ल्ड में जो इश्यूज हैं उनके पीछे आपको यूएसए और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, या यूएसए रशिया इनका कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। ये कंट्रीज क्या करते हैं, अपने यहाँ शांति रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाकी के वर्ल्ड में अशांति रखते हैं, बाकी के कंट्रीज में ये प्रॉब्लम डिस्प्यूट क्रिएट करके रखते हैं ताकि इनके यहाँ इंटरनल शांति रहे, इंटरनल पीस रहे। यही चाइना कर रहा है। अदरवाइज चाइना में जो लोगों के साथ हो रहा है वहाँ पे तो रिलीजियसली या ऐसे भी ज़्यादा राइट्स नहीं है, पर वहाँ पे कोई बोलता नहीं, बाहर की चीज़ों पे वो इंटरेस्ट लेते। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ है ये परुषणी रिवर के किनारे हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा परुषणी रिवर। इसमें जो राजा थे सुदास, इन्होंने 10 राजाओं के संघ को हराया था। भरत जन के थे ये राजा सुदास। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार। परुषणी रिवर इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में कौन सा देश भारत को समुद्री सीमा के निर्धारण के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में ले गया है? अभी कौन सा कंट्रीज है जो यूनाइटेड नेशन में ले गया है? ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, बे ऑफ बंगाल। पहले तो नहीं था, लेकिन अब क्या है, चाइना ने जैसे ही बंगाल को, ये बांग्लादेश को अपना ट्रेड में है जो इन्वेस्ट किया है चाइना ने इधर बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश नेपाल की तरह चाइना की भाषा बोलने लग गया। और ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके लिए, जैसे ये लिम्पिया दुरार, ये नेपाल ने नहीं उठा लिया था कि ये नेपाल का हिस्सा है, पार्लियामेंट में बिल पास हो गए, प्रधानमंत्री बदल गए वहाँ पर नेपाल में, वैसे ही बांग्लादेश ने किया है अभी ये समुद्री सीमा के लिए। और ये चाइना ने जैसे इन्वेस्ट किया है यहाँ, उसके बाद ये मुद्दा उठाया है। बांग्लादेश ने अपील की है इस विवाद को सुलझाने की, कि बंगाल की खाड़ी जो है, देखिए आप कितना, मतलब एक जोक है ये, जो बे ऑफ बंगाल है, बांग्लादेश को इंडिया ने बनाया है और आज बांग्लादेश कह रहा है कि जो बे ऑफ बंगाल है वो आधा बांग्लादेश का है।
ये जोक नहीं तो क्या है। और इसके लिए वो वहां पे पहुंच गया, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन में। आधा बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश का है, ये डिस्प्यूट है बांग्लादेश और इंडिया का। चाइना की कोशिश है कि वो इंडिया में जितने भी डिस्प्यूट क्रिएट कर सके, वो कोशिश कर रहा है इकोनॉमी डाउन करने के लिए। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज द स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम लोकेटेड? राजकीय पुरातत्व संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये जो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम उत्तर प्रदेश में, ये कन्नौज में है। कहाँ पे है? कन्नौज में। ये आज का टेस्ट था, टेस्ट 4। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।